मकबूजा कश्मीर में G20 का मुतनाज़ इजलास मुनक्किद करके कब्जे को कानूनी करार दिलवाने की भारतीय साजिश नाकाम हो गई है। चीन और तुर्किया के बाद सऊदी अरब और मिस्र ने भी श्रीनगर आने से इनकार कर दिया है। मकबूजा वादी में G20 इजलास 24 मई तक जारी रहेगा और सूरत हाल इस तरह से कि भारत ने सरबराही का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की, अपनी हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की और ये पाकिस्तान की खारजा महाज पर कामयाबी है कि भारत को मुंह की खाना पड़ी और बहुत से अहम जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से इस मुतनाज़े इलाके में इजलास में शिरकत से साफ इनकार कर दिया गया है। चीन और तुर्किया के बाद अब सऊदी अरब और मिस्र ने भी आने से इनकार कर दिया। ये साजिश थी, भारत की ये कोशिश थी कि इस मुतनाज़े इलाके को कानूनी हैसियत कुछ मिल जाएगी जब इस तरह का अहम इजलास यहाँ पर मुनक्किद होगा और दीगर ममालिक जो है वो जब यहाँ पर शिरकत करेंगे तो फिर इसका मतलब ही होगा कि उन्होंने इसकी कानूनी हैसियत को तस्लीम कर लिया है। लेकिन ये जो कुछ किया गया इसमें भारत की साजिश को नाकाम बनाया गया है। तुर्किया ने, चीन ने, सऊदी अरब ने और मिस्र ने अपना अपना किरदार अदा किया और साफ इनकार कर दिया है कि हम इस इजलास में जो कि मुतनाज़े इलाके में हो रहा है इसमें शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि भारत को सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करना होगा और वो इस वक्त अपनी हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। और आपको ये भी हम आगाह कर दें कि उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को हमारा पैगाम है कि मुनसिफाना जद्दोजहद में उनके साथ हैं और कश्मीर के अवाम के साथ हम खड़े थे और खड़े रहेंगे और ये मुकदमा हम लड़ते रहेंगे। आखिर इस पर कोई ना कोई साइड तो लेना पड़ेगी। अमेरिका की जानिब से भी कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत को इस पर मिलकर बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। हम कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं, बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है और साफ इनकार किया गया कि साजिश को हम नाकाम बनाएंगे। बहुत अहम ये इजलास है, मुआशी जो मामलात हैं उन पर इस पर बात होनी थी। इस इजलास में तमाम ममालिक ने मिलकर बैठना था और इस वक्त साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद ने भी ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। मुझे बताइएगा अब डॉक्टर जमील, ये जो भारत ने अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए साजिश रची है, यकीनी तो इसका नुकसान भी होगा क्योंकि अहम ममालिक है जिन्होंने शिरकत से इनकार किया है। जी हाँ, ये बेसिकली ये बाउंस बैक कर गया। इंडिया को उसका अंदाज़ा नहीं था कि इसका कितने ममालिक इस पे इज्तनाब करेंगे आने पर। और कश्मीर का मसला जो वैसे थोड़ा बहुत दबाने की कोशिश की थी इंडिया ने और दबा हुआ था, वो ये इजलास रखने के बाद और जो हमने इस दफ़ा अपने पाकिस्तान की थोड़ी एफर्ट की है और एग्रेसिव डिप्लोमेसी की है, हालांकि ज़्यादा होनी चाहिए, तो उससे ये कश्मीर का मसला दोबारा उजागर हो गया। और उजागर होने से जो इससे पहले इस पे ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्टें आई हुई हैं जो हमारी नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट कमीशन ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से होती है, उसकी अहमियत में इजाफा हो जाएगा क्योंकि अब उसकी गूंज आवाज़ सुनाई दे रही है, गूंज सुनाई दे रही है कि कितनी ज़्यादा वहाँ एट्रॉसिटीज़ होती रही हैं, जुल्म व तादी होती रही है और उसके बावजूद वहाँ के लोग अपने हक़ खुद इरादियत के लिए बतदरीज कोशां हैं। और उस कोशां में जितनी भी उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे 370 को एब्रोगेट कर लिया जाए या 335 को एब्रोगेट कर लिया जाए, वो उसके बावजूद वो आवाज़ दब नहीं रही है। ये हथकंडा जो उन्होंने किया है ये दुनिया तो की डॉक्टर साहब, दो मकसद हो सकते हैं। एक तो ये वो तनाज़े हैसियत को कानूनी करार देने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया इसको तस्लीम कर ले। दूसरा, जो जुल्म और बर्बरियत, जो फस्तायत का वहाँ पर माहौल है, जो कश्मीरियों के साथ दिन रात वहाँ पर किया जा रहा है, या तो ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि यहाँ पर हालात बिल्कुल मामूल पर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, झूठ बोला जाता है या प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये दोनों मकसद हैं या फिर आपको क्या लगता है? जी, दोनों मकसद हैं, लेकिन पहला मकसद इस तरह हासिल नहीं हो सकता। दूसरा मकसद हासिल करने की वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी नफ़ी इस लिहाज से हो जाती है कि अक़वाम मुत्तहिदा से आवाज़ उठी है, जो कि उनके रिपोर्टर हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है कि इंडिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो मोहर सब्त करवाना चाहता है G20 के ममालिक से मॉरली ख़ास तौर पर कि वहाँ सब अच्छा है। आप अंदाज़ा करें कि वहाँ जो बंकर्स बने हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के और फौज के, उनको बड़े बड़े कपड़ों से, बड़े बड़े कैनवस से उसके ऊपर G20 के वेलकम किस्म के नारे लिख के लगाए हुए हैं। लेकिन दुनिया इतनी अंधी नहीं है, उनको पता है। दूसरा पहलू इसका ये है कि जो उन्होंने इक़दाम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की एब्रोगेशन की है, जो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, हाँ, वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया वाले। लेकिन वो इतना आसान इसलिए नहीं है कि उस पर इंटरनेशनल कानून मौजूद हैं। 6 से ज्यादा
सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन मौजूद हैं और उसके अलावा उस पर जेनीवा कन्वेंशन का 49 आर्टिकल 49 है और उसके साथ साथ वॉर क्राइम के भी इसमें आर्टिकल्स हैं जो कि आर्टिकल 20 और दूसरे हैं 8 हैं। तो उसकी वजह से इंडिया को इसमें दिक्कत बहुत ज्यादा पेश आएगी इस मकसद को हासिल करने के लिए। गो कि इंडिया क्योंकि अलाइन कर गया है यूएस के साथ, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी में यूएस के साथ खड़ा है, अमेरिका के साथ खड़ा है, उसकी वजह से उसको सिक्योरिटी काउंसिल में आसानी हो रही है कि वीटो करा दे इस किस्म की कोई अगर वहां रेजोल्यूशन पेश की जाती है तो उसकी वजह से तो हो सकता है। लेकिन जो मैंने इब्तिदा में बात की कि इंडिया को इस वक्त इस चीज का अंदाजा नहीं था कि कितने ममालिक इसका बाइकआउट करेंगे, खासतौर पे जिनसे नरेंद्र मोदी वहाँ बड़े बड़े अवार्ड लेके आता रहा है सऊदी अरब और बाकी जगहों से, तो वो बाइकआउट इसका कर जाएंगे, वो उसका अंदाजा नहीं था। इससे एक और बात डॉक्टर जमील, इससे भारत को नुकसान जो सिफारती महाज है, खारजा महाज है, उस पर क्या होगा? जाहिर है ये मुल्क जो हैं इनके साथ रवाबित रखना और अच्छे ताल्लुकात रखना बहुत जरूरी भी है, लेकिन ऐसी सिचुएशन भारत ने खुद पैदा की है कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया। देखें, किसी एक इवेंट से डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल खराब नहीं हो जाते, इसका एक तसलसल होता है तो खराब होते हैं। और इसका तसलसल इस पे मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क जिन्होंने इज्तनाब किया है वो इंडिया से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब कर लेगा। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है, सऊदी अरेबिया, तुर्किया और चाइना, इजिप्ट ने सिर्फ इसलिए किया है कि ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और अगर वो वहां जाते हैं तो उनके अपने लोग भी इस पर नुक्ताचीनी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि OIC के चार्टर की भी ये खिलाफ वर्जी है और ये मेंबर खास तौर पे इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, ये OIC की भी मेंबर है। लिहाजा उन्होंने इसके पस मंजर में और ऑफकोर्स कश्मीरियों के बारे में फेवरेबल बयान भी हम सुनते आए हैं, खास तौर पे तुर्किया के, और जो सऊदी अरब कभी कभार बयान दे देता है उसके फेवर में, और इसी तरीके से बाकी ममालिक। तो उस चीज को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये महसूस होता है कि जी बिल्कुल वो एक बैनुल अक़वामी जो हालात चल रहे हैं कानूनी लिहाज से उसकी भी फेवर करना चाहते थे और साथ में मुसलमानों के साथ अपनी यकजहती भी बताना चाहते थे। चाइना का मामला दूसरा है क्योंकि चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है और चाइना का अपना भी वहाँ बॉर्डर। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब पाकिस्तान के सिफारती महाज पर कामयाबी के साथ भी इसको जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारी कामयाबी कि हम जो मौक़िफ़ कश्मीर के मामले पर रखते हैं दुनिया उसको तस्लीम कर रही है। अगर इसको सिर्फ सतही तौर पर देखा जाए, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल देखना जाना चाहिए, सतही तौर पर कामयाबी हुई है, लेकिन अगर गहराई में देखा जाए तो इस पे एफर्ट बहुत ज्यादा करने की जरूरत है क्योंकि डिप्लोमेसी नाम है कंटिन्यूटी का और कंसिस्टेंसी का। इसको बतदरीज इन तमाम ममालिक के साथ जिन्होंने बाइकआउट किया है और दूसरे ममालिक जो ह्यूमन राइट के पैरोकार हैं उनके साथ मिलकर अगर इसको आवाज को उठाया जाए और मुसलसल उठाते रहा जाए तो प्रेशर आ सकता है। और प्रेशर किन पर आ सकता है? वो ममालिक जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में इसको वीटो करते हैं हर मर्तबा इंडिया के खिलाफ अगर कोई बात आती है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका एक वाहिद हल है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अभी इजलास में हमने शिरकत से इनकार कर दिया, दीगर ममालिक ने भी स्टैंड लिया, उन्होंने भी इनकार कर दिया, लेकिन जब इसी कश्मीर में कश्मीरियों के साथ जुल्म और बर्बरियत रवा रखी जाती है, दुनिया देखती है सोशल मीडिया पर जो कुछ वहाँ पर होता है, खवातीन की असमत दरी से लेकर शहीद कर दिया जाता है नौजवानों को, उस पर क्यों इस तरह का स्टैंड नहीं लिया जाता या भारत के खिलाफ क्यों बात नहीं की जाती या इन करारदादों पर जबरदस्ती अमल क्यों नहीं करवाया जाता? देखें, जो हमारी मुसलमान कौमों की एक फोरम है जो कि OIC है, OIC के चार्टर में फलस्तीनियों के जद्दोजहद को लिखा हुआ है उनके प्रियम्बल में और उनके आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ है। इसी तरह कश्मीरियों का जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत किया जाता है वहाँ वहाँ आवाज इनको उठानी चाहिए, कुछ और नहीं तो कम से कम ये ब्लॉक के तौर पर अगर चाहते तो ब्लॉक यानी 37 कंट्रीज अगर उनसे तजारत न करें इंडिया से तो उनको इंडिया को इस चीज पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है। लेकिन उनके अपने मफादात जुड़े हुए हैं, खास तौर पर वेस्ट से जो उनकी अलाइनमेंट है, जो हमारे ताकतवर मुल्क हैं OIC के, उसकी वजह से इसमें इतनी ये मुहर्रिक नहीं हो सका। अगर ये मुहर्रिक होता OIC का प्लेटफॉर्म
تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہمیں. اور دنیا کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ دنیا کے بہت سارے انٹرسٹ باقی ممالک کے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ابھی ہو گئی ہے, بھارت رشیا کو چھوڑ کے ابھی اس طرف چلا گیا ہے, امریکہ کی طرف, چائنا کنٹینمنٹ پالیسی میں, تو اس کی وجہ سے اس کو یہ ایکسٹرا فیور مل رہی ہے. اس کے باوجود کہ اقوام متحدہ کے اپنے ادارے نے, ان کے اپنے کمشنر نے آنسوؤں کے ساتھ وہ ساری باتیں کی ہیں جو آپ نے ابھی بیان کی, اور ہر چیز اس میں ریپ کے بارے میں, اس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے بارے میں, اس میں تقریباً لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ نظر بند اور قید میں رکھے گئے ہیں. اور اسی طریقے کئی سے ایسے کشمیری رہنما ہیں جن کی صحت خراب ہے, اس کے باوجود وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور سب کے سامنے, لیکن کوئی کچھ نہیں کر رہا. مفادات کی یہ دوڑ ہے جس میں یہ لگے ہوئے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, OIC اگر اپنا کردار ادا کرے جیسے اسے کرنا چاہیے, یقینی طور پر بہتری کی جانب جائیں گی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جمیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.